माथापच्ची के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नाम पर अगले मुख्यमंत्री की सहमति बनती दिख रही है। हालांकि कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन 48 से 72 घंटे के अंदर इस बारे में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। 4 दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम का नाम फाइनल कर दिया। पार्टी ने एक बार फिर सिद्धारमैया के ऊपर भरोसा जताया है। सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुहर लगा दी है। कर्नाटक सीएम की रेस में सिद्धारमैया अपने प्रतिद्वंदी डीके शिवकुमार पर भारी पड़े। वह कल शपथ ले सकते हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को खारिज किया है। वहीं डीके शिवकुमार के सरकार में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। कर्नाटक में सीएम बनने की रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन बाजी सिद्धारमैया के हाथ लगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कर्नाटक के दुर्दशा से सीख लेते हुए बीजेपी ने अब 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी अब अपने वरिष्ठ नेताओं को पूरा भाव देगी। राजस्थान में रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान में नेता हैं या जिनके अंदर क्षमता है उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे राजस्थान में किया जाएगा, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी और बाकी तमाम नेता उनको भी उचित स्थान चुनाव के दौरान दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जो गुटबाजी है वो खत्म की जाएगी। लिहाजा अब बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि लक्ष्य 2024 का है और उस बीच इन 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि आगे लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिले। लिहाजा किसी को नाराज नहीं करना है और पुराने नेताओं को पूरा वैल्यू, पूरी इज्जत अब विधानसभा चुनाव में मिलेगी, ये पार्टी ने तय किया है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। यूपी के निकाय चुनाव में आए परिणामों ने ये साफ संकेत दे दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की राह चुनौती भरी होने वाली है। यूपी के नगरीय निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम जीत के बाद बीजेपी खासी उत्साहित है, लेकिन नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के नतीजे साफ बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। दरअसल चुनावी जीत का जिम्मा बीजेपी सांसदों को सौंपा गया था। आंकड़े बता रहे हैं कि कई दिग्गज सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवारों को ही जिता नहीं पाए। खासतौर पर एटा, हापुड़, खलीलाबाद, बागपत, उन्नाव, इटावा, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों के सांसदों पर सवाल खड़े हुए हैं। अब बीजेपी इस पर मंथन करने जा रही है। फिलहाल निकाय चुनाव के इन परिणामों से सबक लेते हुए बीजेपी और बीजेपी सांसदों को लोकसभा चुनाव से पहले अपने कील कांटों को पूरी तरह से दुरुस्त करना होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि तीनों पार्टियों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। इतना ही नहीं, आज 2 पार्टियों की मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पहली बैठक एनसीपी कोर कमेटी की यशवंतराव चौहान सेंटर में चल रही है। बताया जाता है कि एनसीपी करप्शन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा टैगलाइन होगा 50 खोखे एकदम ओके। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है वो दादर के शिवसेना भवन में चल रही है। ये बैठक उद्धव ठाकरे गुट की है। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया है। इससे पहले तीनों पार्टियों की संयुक्त बैठक भी हो चुकी है और ये बैठक में तय हुआ था कि किस तरह से जो आने वाले सभी चुनाव हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या महानगर पालिका चुनाव, तीनों पार्टियां साथ लड़ेंगी और जल्दी सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। जब दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा प्रवचन का अनुमत कथा प्रवचन का आज 5वां और अंतिम दिन है। आज बाबा यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली। एक तरफ बाबा के ये लाखों समर्थक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, और वहीं दूसरी तरफ कल जिस तरीके से पटना में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा के पोस्टर को फाड़ा, उनकी पोस्टरों पे चोर 420 लेके काली पोती, उसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अगले सुबह उन पोस्टरों को हटा दिया है। आज 5 दिनों तक चले इस कथा प्रवचन के बाद आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से लौट जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि वो बिहार आते रहेंगे। इसके बाद अगले
पड़ाव जो होगा गया होगा और उसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर में आने की बात कही है। मुजफ्फरपुर में भी वो इसके लिए स्थल चयन किया जा चुका है और जल्द ही वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी हनुमत कथा का शिविर लगाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम देंगे और उसके बाद उन्होंने ये भरोसा बिहार के उन लोगों को किया है जो अलग अलग हिस्सों से यहाँ आ रहे थे, इस धूप में आ रहे थे। उनके लिए बाबा ने कहा है कि वो लगातार यहाँ आएंगे और अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना कथा प्रवचन करेंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। बिहार सरकार ने कड़ी चेतावनी देते हुए एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक या फिर सरकारी कर्मचारी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि जब से नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है, उसके बाद से ही कई शिक्षक संगठनों के साथ साथ नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब नियोजित शिक्षक को विरोध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। कैमरामैन रिची के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली से शुरू होकर पूरे देश भर में अब जय श्री राम यानी रामायण का नाट्य मंचन किया जाएगा और इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से की जा रही है। आगामी 10 जून को दिल्ली के सिरीपोर्ट ऑडिटोरियम में जय श्री राम से रामायण जो नाट्य मंचन है उसको किया जाएगा, जिसमें राम का किरदार निभा रहे हैं महाभारत के दुर्योधन बने पुनीत इस्सर। साथ ही साथ पुनीत इस्सर के बेटे सिद्धांत इस्सर जो है वो राम का किरदार निभा रहे हैं और सालों से लगभग 1974 से हनुमान का किरदार निभाने वाले बिंदु दारा सिंह इस बार भी हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता भी छोटे किरदारों में नजर आ सकते हैं। ये नाट्य मंचन की शुरुआत 10 जून से की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे अगर देखा जाए 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरीके से जय श्री राम यानी कि श्री राम को साधने में जुट गई है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। खुद को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीए बताते हुए महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायकों को मंत्री बनने के लिए करोड़ों रुपए की मांग करने वाले एक शख्स को अहमदाबाद के मोरबी से नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर से बीजेपी विधायक विकास कुंभारे को एक कॉल आता है और वो व्यक्ति खुद को जेपी नड्डा का पीए बताता है और कहता है कि उन्हें नड्डा जी कॉल करेंगे। नड्डा का कॉल विधायक कुंभारे को आता है, लेकिन वो नड्डा नहीं होते। उनकी आवाज में बात करने वाला कोई दूसरा ही ठग होता है। विधायक कुंभारे नागपुर पुलिस से शिकायत करते हैं और पुलिस जाल बिछाकर अहमदाबाद के मोरबी से नीरज सिंह राठौड़ को गिरफ्तार करती है। आरोपी राठौड़ से पूछताछ में पता चलता है कि उसने सिर्फ विधायक विकास कुंभारे ही नहीं बल्कि विधायक तानाजी मुटकुले, विधायक राजेश पाड़वी, विधायक नारायण कुचे और विधायक टेकचंद सावरकर को भी मंत्री बनने के लिए कॉल कर करोड़ों रुपए मांगे थे। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब समेत आज एनआईए ने सुबह से ही 7 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 120 स्थानों पर छापेमारी की है, क्योंकि एनआईए जिस तरह से एक्टिव हुआ है और सुबह से लेकर अभी तक चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, इसी तरह उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इसके अलग अलग जो गैंगस्टर और स्मगलरों का नेक्सस था उसको खंगाला जा रहा है। यही कारण है कि काफ़ी तादाद में एनआईए की जो टीमें थी, जिनमें 200 के करीब जो अफसर लगे हुए थे, उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर जहां पर रेड किया और वहां पर काफ़ी ज़्यादा असला भी मिला है और कुछ ज़रूरी कागजात भी एनआईए के अफसरों के हाथ लगे हैं। वहीं पर पंजाब में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से उनके पास विदेशों से जो फंडिंग है, फंडिंग किस तरह से हो रही है। ये सारी बातें एनआईए के अधिकारी अपनी पूछताछ में उन लोगों जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछा जा रहा है। विशाल एंगेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।
मध्य प्रदेश चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने के लिए यहाँ पर देखिए कांग्रेस और बीजेपी के दल तमाम कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर कमलनाथ यहाँ पर जो नारी सम्मान योजना जो शुरू की गई है, कमलनाथ ने जिसका वादा किया है कि सरकार में आएंगे तो इस तरह की योजना भी शुरू करेंगे और उसी के तहत यहाँ पर जो रथ हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको रवाना कर रहे हैं कमलनाथ यहाँ पर देखिए तस्वीरों में। और इस योजना के तहत 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे हर महीने और इसके अलावा 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने का यहाँ पर वादा किया गया है। तो इस तरह के रथ रवाना करके संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो 1500 रुपये महीने हर महिलाओं को देंगे और इसके अलावा 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। इस तरह का यहाँ पर वादा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भी लाडली बहना योजना शुरू की है, जिसके तहत 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाने का यहाँ पर शुरुआत की गई है, जिसका वादा किया गया है, जो कि मिलना अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने के लिए दोनों ही दल यहाँ पर कवायद शुरू कर चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। राजस्थान में लगातार गहराते बिजली संकट को लेकर अब राजनीति भी गहराने लगी और राजनीति के तहत अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह अगले 3 दिनों तक अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बिजली और जल संकट को लेकर अपना सबसे बड़ा प्रदर्शन करेगी और यह प्रदर्शन न केवल जयपुर में बल्कि राज्य भर में किया जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि जहां साल 2018 में करीब 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को बिजली दी जाती थी, वहीं अब घरेलू उपभोक्ताओं को 11 रुपए प्रति यूनिट से भी अधिक बिजली का दाम चुकाना पड़ रहा है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह जनता को 100 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दे रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि बिजली भले ही 100 यूनिट देने का ऐलान किया गया है, लेकिन अब तक 100 यूनिट बिजली मिलना शुरू नहीं हुई है। फिलहाल तो बीजेपी ने इसे अपना एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ अगले 3 दिनों तक जन आंदोलन का ऐलान कर कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन सौरव गांगुली की सुरक्षा में इजाफा किया गया। अब पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे पहले सौरव गांगुली को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उसे अपग्रेड किया गया। उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। गांगुली इस समय IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के पद पर है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की Z कैटेगरी की सुरक्षा में अब 8 से 10 पुलिसकर्मी होंगे, जो हर समय उनकी रखवाली करेंगे। पिछली सुरक्षा में उनके पास 3 पुलिसकर्मी थे। मंगलवार को राज्य सचिवालय के प्रतिनिधि गांगुली के बेहाला ऑफिस पहुंचे। कोलकाता पुलिस मुख्यालय, लाल बाजार और स्थानीय पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों के साथ यहां पर एक बैठक हुई। सौरव गांगुली इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ हैं। वे 21 मई को कोलकाता लौटेंगे। उसी दिन से उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलना शुरू हो जाएगी। वे साल 2015 से 2019 तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ रहे। फिर वह साल 2019 से 2022 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ मैं नवजोत सूदन, न्यूज़ 24। आप जब भी दिल्ली में आते हैं तो इस बात से ज़रूर परेशान रहते हैं कि आखिर इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, और बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद तो आप और ज़्यादा असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि आखिर किस बस को पकड़ें, अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे, किस रूट मैप को अपनाएं और कहां जाने के लिए आखिर किस तरीके से जानकारी हासिल करें। लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया है। दिल्ली सरकार ने रूट मैप के ज़रिए आपको ये समझा दिया है कि अगर आपको कोई भी बस पकड़नी है तो उसकी जानकारी आप आसानी से बस स्टॉप से ले सकते हैं। तो पहली बात, अगर आप इस पूरे रूट मैप को देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ITO पर अगर आपको कहीं आनंद विहार जाना है, जहांगीरपुरी जाना है, दिल्ली सचिवालय जाना है, मंडी हाउस जाना है, या फिर जिस भी गंतव्य तक आपको जाना है, क्या वो बस यहाँ से गुजरती है। अगर वो गुजरती है तो उस बस का नंबर पढ़कर आप आसानी से यहाँ से वो बस पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको हॉस्पिटल की जानकारी लेनी है, आपको पता करना है कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, आपको ये पता करना है कि मेट्रो स्टेशन कहाँ का है, और आपका गंतव्य बस स्टैंड यानी कि जिस डेस्टिनेशन पर आपको जाना है वो बस स्टैंड कहाँ पर है, तो ये अलग अलग साइंस यहाँ पर दिए गए हैं। उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राणा नाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। भारतीय सेना ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है। POK का निवासी मोहम्मद उस्मान, जो गलती से भारतीय सीमा में दाखिल हो गया था, उसे
सम्मानपूर्वक भारतीय सेना ने पुंछ के चकांदाबाग के रास्ते पाकिस्तान यानी उसके वतनों से वापस लौटा दिया। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। इससे पहले भी कई बार पीओके के नागरिक गलती से सीमा के उस पार से सीमा के इस ओर दाखिल हो जाते हैं और उन्हें भी भारतीय सेना की ओर से मिठाइयाँ दी जाती हैं, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं, ताकि जब वो अपने वतन वापस लौटें वो बता सके कि भारत में उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एगरा के एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट होता है, जिनमें 9 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जो फैक्ट्री है अवैध तरीके से यहाँ पे पटाखे बनाए जाते थे। इसको लेकर यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं का आरोप है कि पंचायत चुनाव के पहले इस फैक्ट्री में यहाँ पे बम बनाया जा रहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो बमों के द्वारा वहाँ पे हमला किया जाता है, जिसके वजह से वोटर जो है वहाँ पे न पहुंचे। वही बीजेपी पार्टी के यहाँ पे विपक्ष के जो नेता शुभेंदु अधिकारी है आज घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले की एनआईए जांच किया जाए, जिसके वजह से सही तत्व सामने आ सके। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एनआईए की जांच हो उस पर पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, जो मृतक लोग हैं उनके परिवार वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा किया गया है और वहीं पे जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। असम पुलिस ने दिया है अल्टीमेटम, 3 महीने के अंदर फिट हो या रिटायर। जी हां, शराबी पुलिस कर्मियों के बाद अब अनफिट पुलिसकर्मी भी असम पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। ये कदम पुलिस कर्मियों की डेडवुड से छुटकारा दिलाने के लिए उठाया जा रहा है। असम पुलिस में लगभग 70,000 फोर्स हैं। अनफिट कर्मियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि 3 महीने में फिट हो जाएं या फिर रिटायर हो जाएं। 3 महीने बाद सभी आईपीएस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई रिकॉर्ड किया जाएगा। डीजीपी सिंह ने कहा है कि जिन पुलिस कर्मियों को हाइपोथायराइडिज्म जैसी रियल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, केवल उन्हें ही छूट दी जाएगी। असम के डीजीपी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है जिनमें 680 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो या तो शराब पीने के आदी हैं या फिर मोटे हैं। इनमें से जो ड्यूटी करने के काबिल नहीं हो पाएंगे उन्हें ऑब्जर्वेशन के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने कश्मीर घाटी में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम देते हुए श्रीनगर से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ऐसे मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया है जो पिछले 32 साल से चकमा देकर फरार चल रहे थे। ज़हूर भट्ट और जावेद भट्ट नाबी हिजबुल मुजाहिदीन के ये दोनों मिलिटेंट जो श्रीनगर के रहने वाले हैं। ये मीरवाइज मौलवी फारूक जो एक हाई प्रोफाइल किलिंग साल 1990 में हुई थी उसमें आरोपी थे, उसमें शामिल थे। पाकिस्तान और नेपाल में छुपते फिर रहे थे और अपनी गिरफ्तारी लगातार टाल रहे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार से ये दोनों हिजबुल के मिलिटेंट कुछ साल पहले कश्मीर घाटी पहुंचे और उसके बाद से लगातार यहाँ छुपते फिर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो इनकी जल्द से जल्द ट्रायल कराने के बाद इन्हें के अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो पाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। 76 इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई सारे सितारे शरीक हुए थे। 16 मई यानी कि बीते दिन इसका पहला दिन था जिसमें कई सारे हमने बॉलीवुड के सितारों को देखा, जिसमें से सारा अली खान, मिस यूनिवर्स रह चुकी मानुषी चिल्लर और ईशा गुप्ता जैसे सेलिब्रिटीज भी इस रेड कारपेट पे वॉक किए। इतना ही नहीं, सारा अली खान इंडियन आउटफिट में, प्रॉपर इंडियन आउटफिट में वहाँ पे नजर आई हैं, जिसे डिज़ाइन किया था अब्बू जानी और संदीप खोसला ने। सारा पहले तो बहुत नर्वस दिखाई दे रही थी पर बाद में वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गई और उन्होंने इस रेड कारपेट पे वॉक किया। इसके अलावा वहाँ पे मानुषी चिल्लर भी इस रेड कारपेट पे डेब्यू करती नजर आई, जो कि वाइट स्लीक गाउन में दिखाई दी। जिसके बाद ईशा गुप्ता को भी देखा गया और साथ में उर्वशी रौतेला जो कि दूसरी बार यहाँ पर मौजूद थी, उन्हें भी इस रेड कारपेट पे देखा गया है। इतना ही
ही नहीं, इसमें बॉलीवुड के और भी सितारे शरीक होने वाले हैं, जिसमें से मृणाल ठाकुर तक का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि 76 इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल 16 मई से 21 मई तक चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के तमाम सितारे भी शरीक होंगे। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई।